ओके, सभी लोग ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। सो तब तक आप लोग बताइए, आप लोग अंजलि, निशा एंड आज मनीषा फिर से नहीं आई ना? आप लोगों ने रिवाइज कर लिया जो भी लास्ट क्लास में मैं बताई थी, उसमें से कोई डाउट हो तो आप लोग पूछें, तब तक नहीं आए तब तक। आवाज़ जा रही है मेरी? यस दी। डाउट नहीं है कोई लास्ट अच्छा, क्लास में। अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया था? हाँ दी। ओके ओके, मनीषा भी आ गई हैं। चलिए, अच्छा है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मनीषा। गुड आफ्टरनून मनीषा। गुड आफ्टरनून दी। गुड आफ्टरनून। 2 मिनट का थोड़ा वेट कर लीजिए, मैं थोड़ा पीपीटी अपलोड कर रही हूँ, 2 मिनट मुझे टाइम दे दीजिए। यस दी। तब तक कोई समराइज कर लीजिए जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था पॉइंट वाइज। एनी वन ऑफ यू? लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल, और उसमें क्या क्या मतलब था, कितने पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया था? 2 पार्ट था, एक इंटरफेस और एक एम फेज। इंटरफेस जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है सेल साइकिल का। यस यस। 95% ऑफ द टोटल टाइम। ओके मतलब ह्यूमन सेल में 24 आवर्स लगता है एक सेल, मतलब सेल के साइकिल में। तो ओके उसका 23 आवर्स इंटरफेस का टाइम होता है और 1 आवर माइटोसिस में लगता है। ओके तो इंटरफेस का भी 3 पार्ट है, G1, एस फेज और S2। G2 phase। सॉरी G2। ओके एस फेज सिंथेसिस फेज कहते हैं और जी फेज को ग्रोथ फेज और गैप फेज भी बोलते हैं। ओके और G1 फेज में डीएनए। G0 phase पे होता है। हाँ, G0 फेज भी होता है, उसके बारे में मतलब आपने लास्ट क्लास में इतना डीपली बताया नहीं था, तो बिल्कुल। इसलिए इंक्लूड नहीं किया मैंने। ओके G1 फेज एक्टिव फेज होता है और उसमें सिर्फ सेल ग्रोथ होता है, कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। और एमआरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है। और ओके फिर G2 में ये एक प्रिपरेटरी फेज है जिसमें वो सेल जो है वो एम फेज के लिए प्रिपेयर होता है। बिल्कुल। आप तो लगता है कि पूरा पढ़ के आई हैं आज अच्छे से, आज मेरा ही क्लास लगने वाला लगता है। चलिए कोई नहीं। हाँ, मैं थोड़ा नोट डाउन की थी। ओके, कहाँ से, जो मैं करवाई थी वो या फिर हाँ, खुद जो से? आपने जो बाद में फिर वीडियो दिया था ना, तो उसको अच्छा दोबारा देख अच्छा। लीजिए एक बार। वीडियो इसलिए मैं डाल दे रही हूँ क्योंकि मतलब हम लोग को भी शायद बोला गया था कि 1-2 वीडियो ग्रुप में सेंड करने, तो उतना बड़ा जाएगा नहीं, तो फिर मैं सोची वहीं डाल देती हूँ, सब लोग भी देख लेंगे और जिनका छूट जाता है वो भी देख लेंगे। तो और मनीषा भी लास्ट क्लास उनका छूट गया था, तो वो ढूंढ रही थी हर्षिता का, तो शायद मैं बोली कि उनसे कांटेक्ट करेंगे, शायद नहीं होगा उनके पास। चलिए कोई बात नहीं, हम जो है हम लोग उसी से करते हैं। तो ठीक है, हम अब स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ठीक है? ओके यस दी। मतलब स्क्रीन विजिबल है? यस दी। ओके। तो ये आई होप कि आप लोग को ये स्लाइड क्लियर होगा, हम लोगों ने लास्ट क्लास ये डिस्कस किया था। ओके, तो सभी को क्लियर है ना कि इंटरफेज है और एम फेज है सेल साइकिल और सेल डिवीज़न में? हम जल्दी से एक बार खुद से समराइज़ कर देते हैं आप लोग को कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो छोटा से लेके बड़ा तक बना हुआ है वो सिंगल सेल मतलब होता है और मल्टी सेलुलर भी होता है, ठीक है? सो जो स्मॉलेस्ट होते हैं वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और छोटे सेल से ही मतलब बड़ा सेल बनता है डिवाइड होके, जो कि कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर से जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेल्स का, अगर सेल में ग्रोथ हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज़ मतलब कि वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया सेल का। फिर ईच जितने भी पेरेंटल सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं डॉटर सेल में, तो वो उनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो इक्वली डिवाइड करते हैं। मैंने मियोसिस माइटोसिस में डिफरेंसेस आपको बताए थे लास्ट क्लास में, आई होप कि आपको याद होगा।
देन नेक्स्ट है कि जितने भी न्यू सेल्स होते हैं जो बनते हैं, वो अपना एक धीरे धीरे डिवाइड करते 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 वो अपना एक पॉपुलेशन बना लेते हैं, न्यू पॉपुलेशन बना लेते हैं, राइट। कि एक सेल से बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं लाइक दिस। और जब ये सेल्स साथ में कंबाइन होते हैं तो टिश्यू फॉर्म कर लेंगे, देन टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम, एंड फिर उसके बाद एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बन जाता है, राइट। तो मतलब कि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। फिर उसके बाद द रिपीटेड सेल साइकिल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन डिवीजन अलाउ सिंगल टू फॉर्म मिलियंस ऑफ सेल। अब एक सेल से मिलियंस ऑफ सेल्स बन जाते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। देन नेक्स्ट था कि सेल साइकिल जो है अकर्स प्रायर टू सेल डिवीज़न। हमने सेल साइकिल सेल डिवीज़न दो पार्ट में किया था ना, कि जो सेल साइकिल होता है वो डिवीज़न के पहले का पार्ट होता है, ये साइकिल यहाँ से यहाँ तक चलता है, दैट इज़ नोन एज इंटरफेज। और ये आपका हो गया एम फेज़। और फिर एम फेज़ में भी चार होते हैं, प्रोफेज होते हैं, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, एंड देन लास्ट में जो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फाइनल पार्ट होता है साइटोकाइनेसिस। और इंटरफेज में भी G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़ एंड G0 फेज़, ठीक है। तो इतना कुछ याद है ना। और फिर उसके बाद डिवाइड होने से पहले क्या करता है, सेल का ग्रोथ होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सिंथेसिस होता है, जो और जितने भी जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल्स के अंदर प्रेजेंट, तो वो सारे मतलब कि उनका कॉपी बनता है, वो अगले फेज़ में के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है वो एक कोऑर्डिनेट वे में होता है, ऐसा नहीं कि डीएनए एप्लीकेशन पहले हो गया ग्रोथ बाद में हुआ, नहीं, सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट वे में होती है। और इंटैक्ट जीनोम मतलब कि जेनेटिक मटेरियल इंटैक्ट रहता है, उससे सेल का जितना भी है वो जेनेटिक कंट्रोल होता है। और ये सारे जो इवेंट्स हैं सिक्वेंशियली होता है, सेल का डुप्लीकेट्स होता है, सिंथेसिस होता है, प्रोटीन्स जितने भी हैं, और यही सब सारे सीक्वेंस को मिला के कलेक्टिवली नोन एज सेल साइकिल। ओके, इतना तक तो आप लोग को पूरा याद हो गया होगा। फिर हमने टाइम ड्यूरेशन देखा था कि ह्यूमन के केस में 24 आवर्स होते हैं, जिसमें से कि 23 आवर्स इंटरफेस का होता है, 95% हो गया। देन उसके बाद 1 आवर होता है ये एम फेज़ के लिए 5%, और फिर ईस्ट के केस में, फंजाई के केस में ओनली 90 मिनट्स। तो सोच लीजिए कि इसका मतलब डिवीज़न जो सेल साइकिल है वो कितना फास्ट होता होगा। फिर कंक्लूज़न यही हो गया इसका कि मतलब कि जितने भी सेल साइकिल हैं ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स वो वैरी करते हैं, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिजम्स का पे कि वो कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो सेल है वो कैसे है। हमने एक एग्जांपल दिया था यहाँ पे, कोई ये बताना चाहेंगे एग्जांपल किस चीज़ का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, टाइप्स ऑफ द सेल कि कितने लाइफ स्पेन होते हैं। एनी वन ऑफ यू? आवाज़ जा रही है मेरी? हेलो, यस दी। आप लोग इतने शांत हो हाँ, आ रही है आवाज आपकी। ओके, मैं थोड़ा इसको आ रही है आवाज आपकी, आ रही ओके है। ओके मैं थोड़ा फास्ट इसको रिवाइज करवा दे रही हूँ, ताकि थोड़ा फास्ट चलूँगी क्योंकि रिवाइज करा रही हूँ। जब न्यू टॉपिक पे आऊँगी तो फिर वहाँ से मैं थोड़ा स्लो हो जाऊँगी। तो जल्दी जल्दी आप लोग भी साथ में रिवाइज कर लीजिए, ताकि जो आज का कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने एग्जाम्पल दिया था आरबीसी का, जिसका कि बहुत सारे सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो आगे जाके इम्यून सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, हेल्प करते हैं हमारे इम्यून को बूस्ट करने में। तो सबका डे अलग अलग होता है। तो आरबीसी का हमने 120 डेज़ बताया था आपको, और जो एक नॉर्मल सेल होता है तो उसका 24 आवर्स होता है, हमने बताया था। तो आप लोग को ये और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वो डिपेंड करता है सेल टू सेल कि उसका क्या वो किस टाइप का सेल है और वो कितना और टाइम ड्यूरेशन है उसका, और ये सब चीज़ होता है एक जेनेटिक कंट्रोल के अंदर। नेक्स्ट, सेल साइकिल इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 फेज़ में हमने डिवाइड किया था। एक हो गया इंटरफेज़, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया ये आपका इंटरफेज़, और यहाँ से यहाँ ये एम फेज़, ठीक है। और जी फेज़ में इंटरफेज़ में G1 होता है, S फेज़ होता है, और G2 होता है, जिसको कि आज हम लोग डिटेल में करेंगे। उस दिन भी किए थे बट फिर से आज उसको रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो इंटरफेज़ में G1 को क्या बोलते हैं? G1 इज ऑल्सो नोन एज गैप 1 फेज़, या तो फिर ग्रोथ फेज़ भी बोलते हैं इसको, और इसको सिंथेसिस बोलते हैं, सिंथेसिस फेज़। एंड G2 का हो गया फिर अगेन वही कि गैप फेज़ और ग्रोथ फेज़ 2। ओके,
क्लियर है ना ये स्लाइड सबको यहाँ तक? क्योंकि अब इसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करने वाले हैं। मनीषा आपको क्लियर है? आप कुछ बोल नहीं रही यस हैं? दी। ओके नहीं, मैं बोल रही थी। यस ओके, दी, क्लियर है। आपको भी मनीषा यहाँ तक क्लियर है? यस दी। कोई कंफ्यूजन? नो दी। ओके, और फिर वही पॉइंट यहाँ हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि 24 आवर्स लगते हैं ह्यूमन के केस में, जो कि इंटरफेस ही ले लेता है 23 आवर्स, और 1 आवर्स जो होता है वो एम फेस लेता है। तो हम लोग आगे आज प्रोसीड करेंगे। इंटरफेस है ये। तो आई होप कि ये स्लाइड भी शायद हो गया था ना? हाँ, ये स्लाइड भी Yes, हो गया दी। था। इसमें कोई कंफ्यूजन इस पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा था, ये पॉइंट क्लियर है ना कि 2 सक्सेसिव एम फेज का मतलब यस क्या दी, हुआ? आपने समझा यस दिया दी। था। ओके, तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं ना? ठीक है, तो इंटरफेस को 3 पार्ट ये में, भी आपने बता दिया था। तो ये सिर्फ G1 का हुआ था ना, यहाँ तक हुआ था। एस फेज से स्टार्ट करना Yes, था दी। और G2 से। तो क्या G1 भी आप लोग को क्लियर है, या फिर एक Yes, बार Yes, दी। करवा दें? ठीक है, उतना करवा एक दिए बार हैं बस हल्का सा उसका हाँ, एक बार Yes. करवा ही देते, क्योंकि पीछे का भी सारा हो गया है तो इसको भी कवर अप कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग दिस फेज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इंजाइम, जो इंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है वो हो रहा होता है। जैसे कि इंजाइम का रिएक्शन कैसे होता है, कोई किसी चीज़ को हमारे, जैसे कि कोई सेल है, वेट मैं इसको अच्छे से आज इलाबोरेट कर देती हूँ। ये सेल हो गया, अगर ये सेल को डिवाइड करना है 2 सेल में, इसमें और इसमें डिवाइड करना है, तो या तो इसको कुछ सिग्नल चाहिए होगा ना कि हाँ मुझे इस सेल से इसमें डिवाइड होना है। अगर सिग्नल चाहिए होगा तो जो इसके अंदर इंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, तो ये हो गया आपका सबस्ट्रेट, और ये हो गया एंजाइम, और ये आपका हो गया बाइंडिंग साइट। सबस्ट्रेट एंजाइम, ये आपका पूरा हो गया सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और जब ये बनता है, जब ये ऐसे बाइंड कर जाएगा आपका पूरा एंजाइम के साथ, देन ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। बाइंड करेगा तो फिर इसमें कॉन्फ़िगरेशनल चेंज होता है, देन वो एंजाइमेटिकली, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, फिर किसी चीज़ को कोई रिसेप्टर होगा उसको एक्टिवेट करेगा, फिर उसके बाद तब जाके उसको सिग्नल मिलेगा, तब वो जा कर के एक्टिव होगा और वो फिर 2 सेल में स्प्लिट आउट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है। मेटाबॉलिक का मतलब ये हुआ। एक मिनट, स्लाइड आगे क्यों नहीं जा रहा? तो वो सेल G1 में मेटाबॉलिकली वो एक्टिव होता है, सेल का इसमें ग्रोथ होता है, सेल कंटिन्यूअसली ग्रो इन दिस फेज एंड नो डीएनए रेप्लिकेशन। ये हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, याद रखिएगा कि G1 में डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है। ठीक है, देन थर्ड है G1 फेज कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। कि G1 का जो फेज़ हो गया, G1 फेज़ तो कहाँ से आया, M से ही आया ये G1 में। अब ये कहाँ जा रहा है, डीएनए रेप्लिकेट करने जा रहा है, तो ये दोनों के बीच का इंटरवल हुआ ना G1, तो ये यही बोला है G1 फेज कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर है थर्ड पॉइंट आप लोग को? यस दी। यस दी। ओके, लास्ट पॉइंट है सेल सिंथेसाइज mRNA एंड प्रोटीन इन दिस पार्ट ऑफ इंटरफेस। जितने भी mRNA होते हैं, RNA होते हैं, mRNA, tRNA, तो ये सारी चीज़ें और बाकी जो प्रोटीन है जो कि उसको ज़रूरत पड़ने वाली है इस फेज़ में, वो सबका G1 फेज़ में प्रिपरेशन कर रहा होता है।
तो सारे सेल ये सारे फेज़ में एक चीज़ कॉमन रखिएगा कि अगर ये G1 फेज़ है, इसको S फेज़ में जाना है, तो जो भी चीज़ें इसको S फेज़ में ज़रूरत पड़ने वाली है उसका प्रिपरेशन पहले ही वो यहाँ पे कर लेगा। अगर कोई भी सेल जैसे S फेज़ में है उसको G2 फेज़ में जाना है, तो वो अपना प्रिपरेशन जो G2 में चाहिए होगा वो S फेज़ में ही प्रिपरेशन कर लेगा। तो ये एक चीज़ कॉमन रखिएगा कि G1 है, उसको S फेज़ में क्या चाहिए वो G1 में ही प्रिपेयर कर लेगा। अब सिंथेसिस होना है, DNA का रेप्लिकेशन होना है इसमें, तो DNA रेप्लिकेशन में क्या क्या कौन कौन सा प्रोटीन चाहिए उसको, तो वो सारा कुछ का प्रिपरेशन कर लेगा वो G1 फेज़ में ही। क्लियर है आप लोग को ये चीज़? Yes, Yes, दी। दी। ओके, तो इसमें चारों पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर है। तो अब एस फेज की तरफ चलते हैं। एस फेज मार्क्स द पीरियड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज में। इन दिस पीरियड अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल गेट डबल। इसका क्या मतलब हुआ कि जो डीएनए का अमाउंट होता है ना वो डबल हो जाता है। जैसे एक चीज़ इसमें ये देख लीजिए, ये क्रोमोसोम हुआ, क्रोमोसोम्स के अंदर ये डीएनए का अमाउंट होता है ना, तो ये डबल हो जाता है, ना कि क्रोमोसोम जो है ना ये डबल नहीं होता है, नेवर। जो इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो डबल हो जाता है। कैसे होता है मैं बना के दिखा देती हूँ इधर फ्रेश। ये हुआ, इसमें एक ऐसे थोड़ा और मोटा बनाती हूँ ऐसे। ये सपोज़ कि ये पहले से था, अगर इसका कॉपी होगा ऐसे डॉटेड लाइन से आपको दिखा देती हूँ, तो ये बस ऐसे डबल हो जाएगा और आगे जाके फिर यही अलग होता है। तो फिर दो ऐसे ऐसे होते हैं जो कि काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। तो एस फेज मार्क्स द पीरियड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इन दिस पीरियड अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल गेट डबल। तो डीएनए का जो अमाउंट होता है ना वो डबल होता है, क्रोमोसोम डबल नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्रोमोसोम्स नंबर ऑलवेज रिमेन सेम इन दिस फेज बट डीएनए कंटेंट गेट इंक्रीज टू डबल। यही बात बोला गया जो मैं अभी बोली हूँ कि क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वो हमेशा सेम रहेगा एस फेज में। ठीक है, लास्ट है सेंट्रियोल डुप्लीकेशन ऑल्सो अकर। सेंट्रियोल का अकरेंस भी होता है एस फेज में। ठीक है, तो एस फेज क्लियर है सबको? यस Yes, दी। दी। ओके, कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा तो बोलिएगा। तो आगे देखते हैं, जी फेज़ में अब आते हैं। दिस फेज़ अपीयर्स आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन। ये डीएनए रेप्लिकेशन करके आया है G2 फेज़ में। मैक्सिमम प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द फेज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस फेज़। अब ये G2 में आ गया है, यानी कि वेट, अब ये G2 फेज़ में आ गया, यहाँ पे इस वाले फेज़ में आ गया। तो अब इसको सारा प्रिपरेशन कर लेना होगा क्योंकि अब ये डिवाइड होने वाला है। जो भी माइटोसिस में इसको जाने के लिए ज़रूरत है, टोटल चीज़, इसको हर चीज़ प्रोटीन चाहिए होगा, कि एटीपी का भी ज़रूरत चाहिए होगा, कि मतलब कि क्रोमोसोम, कोई चीज़ आप लोग को तो पता होगा ना कि कोई भी चीज़ सेल में अगर कोई यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो उसको मूव करने में एनर्जी लगता है, वो एनर्जी डिपेंडेंट कहलाएगा। और जो ऐसे ही फ्लोट थ्रू आउट द सेल करते रहता है, मतलब कि वो उसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, एटीपी इंडिपेंडेंट बोलते हैं। आप लोग को ये पता होगा ना कि एटीपी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो वैसे ही G1 में भी एटीपी का सिंथेसिस होता है, फिर G2 में भी होता है। तो ये वाला जो हमारा यहाँ से पार्ट है डिवीज़न का, तो सारा चीज़ वो प्रिपेयर कर लेगा G1 में। क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन है, प्रोटीन का सिंथेसिस है, कैसे है, वो सारा कुछ रेडी कर लेगा। ठीक है, उसके बाद ही वो जाएगा डिवाइड होने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है G2 फेज इज़ नॉट नेसेसरी पार्ट ऑफ द सेल साइकिल बिकॉज सम सेल टाइप्स डायरेक्टली मूव फ्रॉम S to M फेज। ये क्या कह रहा है कि कोई कोई ऐसा भी होता है सेल कि जिसको G2 में जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, तो वो डायरेक्टली क्या करते हैं ना कि G1 से होकर S फेज़ में आया और S से डायरेक्ट इसमें। इट्स डिपेंड अपॉन द काइंड्स ऑफ सेल कि वो कौन से टाइप का सेल है। ठीक है, हो गया ये आपको क्लियर?
यस दी। G1 में क्या होता है, एस फेज में क्या होता है, G2 में क्या होता है। और G2 एक ना C वैल्यू होता है, जो कि ये जो मैं बोली अभी कि क्रोमोसोम्स का ये नंबर जो रहता है वो सेम रहता है। जैसे कि क्रोमोसोम्स का नंबर 2 है तो वो 2 ही रहेगा, लेकिन जो डीएनए का अमाउंट होता है वो डबल हो जाता है, तो उसको C वैल्यू बोलते हैं। एक C वैल्यू होता है, मतलब इसका ये मतलब होता है कि डीएनए कंटेंट प्रेजेंट इन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम में जितना जो डीएनए कंटेंट होता है प्रेजेंट, उसको बोलते हैं C। तो अगर आगे से हम बोले कि क्रोमोसोम्स जो है वो 2 है और C जो है वो 4 है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि C का मतलब कि जो डीएनए के अंदर का जो कंटेंट है वो डबल हो रहा है। यहाँ पे हमने आपको बताया ना ये कि एक जो पहले से था और एक डॉटेड लाइन से जो बनाई वो डबल हो गया, ना कि ये आपका क्रोमोसोम्स डबल हुआ। ठीक है, तो सी वैल्यू समझ में आया कि किसे बोलते हैं। सी वैल्यू उसे बोलते हैं जो डीएनए के अंदर का जो कंटेंट होता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या डबल हो रहा है, C डबल हो रहा है ना, 2 से 4 हो रहा है C, लेकिन जो क्रोमोसोम्स का नंबर है, क्रोमोसोम्स का नंबर स्टिल रिमेन्स 2। ठीक है, आगे बढ़े। यस दी। यस दी। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है। यस दी। अभी आ रहा है समझ में। ओके, और G2 में एक और चीज़ होता है, शायद मैं डायग्राम आगे एक एज ए समरी फॉर्म में बनाई हूँ। हाँ, ये देखिए, ये एज ए समरी है कि क्या क्या होता है एकदम ब्रीफ में। ग्रोथ में क्या होता है, G1 फेज में क्या होता है, ग्रोथ होता है, सेल का साइज इंक्रीज होता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है। और जब सेल G1 में रहता है तो क्रोमोसोम्स नंबर 2 हैं, तो वो जो जो डीएनए का कंटेंट होगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो डीएनए सिंथेसिस है, डीएनए सिंथेसिस में क्या होता है, इसमें एस फेज में कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और यहाँ पे भी 2C से 4C ही रहेगा। ये आई थिंक मुझे यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है, यहाँ पे ये 4C नहीं 2C होगा, यहाँ पे ये दोनों 2C रहते हैं। देन एस फेज में ये आके डबल होते हैं, यहाँ पे डबल होते हैं, और फिर ये G2 फेज़ वाले में भी ये 4 रहते हैं, और फिर तभी आगे जाके ये डिवाइड करते हैं। और ग्रोथ में फिर क्या होता है G2 में कि सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन। आगे हम लोग जब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में जाएंगे तो देखेंगे कि ट्यूबुलिन का भी सिंथेसिस वहाँ पे यूज़ होता है। तो सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन है जो कि स्पिंडल फाइबर जो स्पिंडल फाइबर होता है वो ट्यूबुलिन की मदद से बनता है। और सिंथेसिस ऑफ एटीपी G2 के फेज़ में है ना, सिंथेसिस ऑफ एटीपी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि एक क्रोमोसोम्स को इसमें से इसमें ट्रांसफ़र करने के लिए उसको आई थिंक 36 एटीपी चाहिए होता है ट्रांसफ़र करने के लिए, एक क्रोमोसोम्स करने के लिए। ठीक है, और ये जो सेल साइकिल है ना सारा, ये तो हो गया कि चलो सेल का ग्रोथ हो गया, एटीपी का सिंथेसिस हो गया, जो सी वैल्यू है वो 2 से 4 हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो रहा है ट्यूबुलिन से, और सिंथेसिस ऑफ इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी हो रहा है। बट अब इसको भी देखने के लिए एक चीज़ होता है कि क्या ये सभी फेजेस में जो काम हो रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है, ये क्या है। तो उसके लिए एक आता है, ये सारी चीज़ को देखने के लिए एक आता है चेक पॉइंट। हम अब बस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दे रहे हैं आप लोग को, ये बहुत डिटेल में है तो इसलिए हम अभी नहीं जाएंगे। चेक पॉइंट्स कहाँ पे होता है, G1 होता है, G1 के एंड में एक यहाँ पे चेक पॉइंट होता है, फिर से G2 के एंड में एक यहाँ पे चेक पॉइंट होता है, और फिर M के लास्ट में यहाँ पे चेक पॉइंट्स होते हैं। 3 चेक पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो बस चेक पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे इतना ही हम लोग डील करेंगे। बस आपको इंट्रोड्यूस करवा दी है कि जो इसमें प्रोसेस हो रहा है, जो G1 से हो रहा है वो S में आ रहा है, और जो S से हो रहा है वो इसमें जा रहा है। तो ये सबको चेक करने के लिए चेक पॉइंट्स बने होते हैं। ठीक है, तो एक G1 के लास्ट में होते हैं, और एक G2 के लास्ट में, और एक M में मेटा फेज के लास्ट में होते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? कोई कुछ बोल नहीं रहा है, ऊपर जा रहा है क्या आप लोग को? नहीं दी क्लियर है। ओके, तो आगे बढ़े। यस दी।
ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एम फेज़ में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सेल साइकिल कंप्लीट हो गया। वहाँ तक हमने देखा कि कैसे G1 में गया, फिर S में गया, फिर G2 में गया, कहाँ कौन सा चीज़ बना रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अब मतलब हैवी है इसलिए हमने 2 क्वेश्चन भी आप लोग के लिए आज ले करके आई हूँ। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा ये है, टफ़ है, तो इसलिए टफ़ नहीं कह सकते, मतलब कि थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा आप लोग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एम फेज़ से। अब हम लोग डिवीज़न वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? कोई कन्फ्यूज़न? नो दी। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। जो भी यहाँ तक में बना है इंटरफेस का, और अब हम लोग पढ़ेंगे एम फेज़ का, तो जो भी इसमें इंटरफेस में बना है, तो यहाँ से यहाँ तक में क्या कर रहा था, वो सब कॉपी ही तो तैयार कर रहा था ना, सिंथेसिस कर रहा था प्रोटीन का। रेप्लिका मतलब क्या होगा कि कॉपी तैयार कर रहा था अपना, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स थे तो वो सबका कॉपी तैयार कर रहा था। रीऑर्गेनाइजेशन, री का मतलब क्या हुआ, फिर से बनाना सारा चीज़ को। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं सारा चीज़ उसमें फिर से जो है वो बन के रेडी है अब इस फेज़ में एंटर करने के लिए। जहाँ क्लियर नहीं होगा आप लोग बोल दीजिएगा मुझे, ठीक है? नेक्स्ट है, सिंस is the number of the chromosomes in a parent and progeny itself is the same, it is also called as equational division। इसको इक्वेशनल, जो सेल साइकिल है सेल डिवीज़न, इसको इक्वेशनल डिवीज़न भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पेरेंटल सेल है, डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सपोज कि 2 था, 2 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 ही रहेंगे, इक्वल, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीज़न भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? और ये माइटोसिस में, मियोसिस में क्या होता है कि अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 होगा। याद है ना ये चीज़ सबको? यस दी। ओके, थर्ड है, थ्रू फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। इट इज़ अ वेरी essential to understand that cell division is a progressive process and very clear cut line cannot be drawn between the various stages। मतलब कि जो सेल साइकिल है, आप ये नहीं कह सकते हो ना इसमें से कि अगर ये G2 का है, ये S का है, याद ही हो गया ये तो डायग्राम। जैसे कि इसमें कोई भी आप एक परफेक्ट लाइन नहीं खींच सकते हो कि जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस यहाँ भी हो रहा था, यहाँ भी हो रहा था, तो एक क्लियर कट लाइन आप नहीं ड्रॉ कर सकते हैं कि हाँ इतने से इतने में प्रोफेज ही है, इतने से इतने में जी का ही जो G1 या G2 का है वो चीज़ हो रहा है। नहीं, जो यहाँ हो रहा है वो यहाँ भी हो रहा है, तो एक क्लियर कट नहीं हो रहा है चीज़ें कि, और एक कोऑर्डिनेटेड वे में हो रहा है, रिपीट हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। तो एक मतलब होता है ना किसी चीज़ को कि पूरा एकदम डिफ्रेंशिएट कर देना है कि नहीं ये अलग है, तो बंटवारा, मतलब कि बंटवारा समझ रहे हैं ना कि नहीं अब ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ थोड़ा बहुत इधर से उधर होते रहता है कि आगे पीछे। फिर नेक्स्ट है, माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, क्लियर है ये स्लाइड सबको? यस दी। ओके, फिर आते हैं प्रोफेज में कि प्रोफेज में क्या होता है आप देख लेते हैं। प्रोफेज में एक अर्ली प्रोफेज होता है, एक लेट प्रोफेज होता है। याद करिए फर्स्ट क्लास को, जब हम आपको सेल साइकिल और सेल डिवीज़न से इंट्रोड्यूस करवा रहे थे तो हमने आपको कहा था कि अर्ली, लेट प्रोफेज और एनाफेज, ये सारे टर्म्स के बारे में हमने आपको कहा था कि देख के आइएगा। तो अभी उस टर्म्स का सारा कुछ यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, अगर मनीषा आप थी उस दिन क्लास में? यस थी। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो एम फेज का था 4, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, तो वो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोफेज से। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये है, डीएनए कंटेंट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए का कंटेंट, ये सेल है, समझ में इतना तो अंडरस्टूड है ना सबको कि ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये वाला पार्ट।
यस दी। न्यूक्लियस को ये लार्ज करके दिखा रखा है क्योंकि अभी फोकस उसी पे है हमारा, और ये अर्ली प्रोफेज का है। ये देखिए कि कैसे न्यूक्लियस का जो आउटलाइन है वो कैसे डैश बना हुआ है ना। ये देखिए, आप लोगों को स्लाइड विजिबल है ना, देख पा रहे हैं ना, जूम कर लीजिएगा जहाँ दिक्कत होगा। यस थी। और इसमें जो डीएनए कंटेंट होते हैं वो थ्रेड लाइक दिख रहे हैं, रैंडम ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो जो क्रोमेटीन है डीएनए कंटेंट वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। नो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, इसमें जो क्रोमोसोम्स है वो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, रैंडम है। देख रहे हैं जैसा कि आप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो स्टार्ट हो चुका है डिसअपियर होने के लिए। देख लीजिए यहाँ पे लेट प्रोफेज में कैसे हो रहा है, बिल्कुल अब लग रहा है कि जैसे अब मतलब सारा टूट गया है, अब पूरा ये बस्ट होने वाला है उस टाइप से। सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन लाइक गोल्गी बॉडी ER स्टार्ट डिसोसिएट, जो सेल ऑर्गेनल्स का जो मेम्ब्रेन होता है सेल्स के अंदर, और भी जिसमें मेम्ब्रेन होते हैं, जैसे कि गोल्गी बॉडी में, ER में, न्यूक्लियस में, तो वो सारा जो मेम्ब्रेन होता है ना वो ये डिसोशिएट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रियोल, जो कि एनिमल सेल में होता है। स्टार्ट मूविंग अपार्ट, जो सेंट्रियोल का स्प्लिटिंग होता है ना वो मतलब अपार्ट होने लगता है। एक यहाँ पे 2 पोल होते हैं ना, आगे हम लोग देखेंगे, तो एक इधर आने लगता है और एक इधर, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, एक इधर है और एक इधर है। नेक्स्ट है फाइबर अराइजेस फ्रॉम द सेंट्रियोल, जो सेंट्रियोल होता है ना उससे फाइबर का फॉर्मेशन होने लगता है, फाइबर थ्रेड लाइक होता है, आगे देखेंगे हम लोग। फिर एक क्रोमेटीन जेनेटिक मटेरियल कंडेंस्ड एंड फॉर्म क्रोमोसोम्स, अब ये जो क्रोमेटीन है कंडेंस्ड फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल, अब वो क्या कर रहा है धीरे धीरे, देखिए यहाँ पे ऐसे है फिर ये ऐसे बन गया। थोड़ा सा विजुअलाइज कर पा रहे हैं ना कि हाँ थोड़ा सा सीक्वेंस में मतलब कि थोड़ा सा असम्भल हुआ है ना। यस दी। फिर नेक्स्ट सेंट्रियोल माइग्रेट टू अपोजिट पोल की तरफ ये अट्रैक्ट होने लगता है, माइग्रेट करता है अपोजिट पोल में डिवाइड होने के लिए। तो प्रोफेज ये वाला यहाँ तक क्लियर है स्लाइड सबको, सारा पॉइंट्स? यस दी। यस दी। ओके, कहीं कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा। ये देखिए, ये मैं बनाई हूँ डायग्राम। जो अर्ली प्रोफेज रहता है ना वो बिल्कुल डीएनए ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा आपका, और न्यूक्लियस ऐसे रहते हैं, डिसोसिएट होना स्टार्ट होते हैं। और लेट प्रोफेज में कुछ मेंशन यहाँ पे किया हुआ है, जिसको ये वाला पार्ट जो है आपका ये सेंट्रियोल हो गया, और स्पिंडल फाइबर इसको बोलते हैं, जो थ्रेड लाइक है ना ये हो गया आपका स्पिंडल फाइबर। और ये टू रीअसेंबल डबल डीएनए, डबल देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे ये। तो और ये जो एक और होता है ना रेस टाइप का, एस्टर बोलते हैं इसको, यहाँ से भी होता है और यहाँ से भी ये एस्टर निकला होता है, और ये दोनों साइड होते हैं, तो इसको एम्फी एस्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि एम्फी का मतलब 2 होता है, AMPHI, एम्फी का मतलब 2। यहाँ पे हम मेंशन नहीं किए हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही साइड हम कर दिए, दोनों यहाँ पे ऐसे नहीं किए हैं। तो ये आपका अर्ली और लेट प्रोफेज का स्टेज है। कोई कन्फ्यूज़न समझने में, कोई स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल कहाँ पे होता है, सबका पोजीशन आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें जो डिवीज़न में है ना पोजीशन ही सब ये मेन होता है कि स्पिंडल फाइबर ये जैसे कि क्रोमोसोम्स है तो कहाँ पे कंडेंस है, कहाँ पे उसका पूरा कॉम्पैक्ट फॉर्म बन गया, ये सारी चीज़ें। तो क्लियर है आपको ये स्लाइड? यस दी। ओके, तो अब प्रोसीड करते हैं मेटाफेज में। जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोग को कि थोड़ा फास्ट हो रहा है? थोड़ा और स्लो कर दे? नहीं दी, ठीक है। ओके, मेरे लिए ठीक है। नहीं, हमको सिर्फ एक बच्चे को लेके नहीं चलना है ना, अगर ऐसे कोई टीचर है तो उसको सारे बच्चे को एक एवरेज पॉइंट पे लेके चलना होता है। ऐसा नहीं कि जो तेज बच्चा है तो उसी को हिसाब से लेके चलेंगे तो फिर जो एवरेज है वो छूट जाएगा, और अगर जो एकदम ये एवरेज से बिलो एवरेज है उसको लेके चलेंगे तो फिर तेज वाले को दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कि स्टैंडर्ड मतलब कि वो होता है, तो उस चीज़ को मेंटेन करना है ना सबको। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंशियल कॉन्ट्रैक्शन। मेटाफेज में इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, जो कंडेंस्ड क्रोमोसोम होते हैं, उसमें एक डिफरेंशियल कॉन्ट्रैक्शन होता है।
तो डिफरेंशियल कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या हुआ? सपोज़ कि ये अंजलि है और ये मनीषा है, ये हर्षिता है और ये हमारा हो गया कॉलेज, ठीक है। तो अंजलि को जो यहाँ से यहाँ जाने में डिस्टेंस कवर कर रही है, सपोज़ ये 1 किलोमीटर हो गया, हर्षिता का हो गया 2 किलोमीटर और मनीषा का हो गया 4 किलोमीटर। तो अगर मनीषा को यहाँ जाना है तो 4 किलोमीटर ट्रैवल कवर करना होगा, हर्षिता को जाना है तो 2 किलोमीटर और अंजलि को जाना है तो 1 किलोमीटर। अब देख रहे हैं कि सबका जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है ना, डिफरेंट, एक जैसा नहीं है। तो मेटाफेज में क्या होता है कि कोई क्रोमोसोम्स जैसे ये है ना कि ये तो कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। तो मेटाफेज में क्या होता है कि एक इक्वेटोरियल प्लेट होता है, वहाँ पे सबको असेंबल होना पड़ता है। तो कोई यहाँ है तो यहाँ से यहाँ आने में इसको ज़्यादा मतलब कम लग रहा है डिस्टेंस, अगर कोई यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ आने में उसको डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है, तो इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना अलग अलग मतलब कि प्लेस पे, तो डिफरेंट हो गया सबका, और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब कि कॉन्टैक्ट कर रहा है ना। ये टर्म क्लियर हुआ सबको? डिफरेंशियल कॉन्ट्रैक्शन Yes, होता है मेटाफेज में। मतलब इसका सीधे से मतलब यही समझिए कि जो असेंबल होने के लिए जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो सबका अलग अलग होता है, बस। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट। क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर आर अटैच्ड टू द काइनेटोकोर। काइनेटोकोर आप लोग को मैं बताई थी ना फर्स्ट क्लास में, अगर याद नहीं हो तो, जैसे यहाँ पे ये काइनेटोकोर। तो जो स्पिंडल फाइबर ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला ग्रीन जो है ये, तो वो इससे अटैच होता है, देख पा रहे हैं ना, विजुअलाइज है आप लोगों को कि वो इससे अटैच होता है, ठीक है। आप ये बुकिश डायग्राम है और ये मेरे बनाए हुए डायग्राम है, तो कंपैरिजन के लिए दोनों समझने में सहूलियत होगा आप लोग को, दोनों कर दिए हैं। तो ये एनसीईआरटी बुक का है, आप एक बार एनसीईआरटी बुक भी पढ़ सकते हैं, तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। क्लियर क्या, यहाँ पे सारा चीज़ तो मैं जितना पॉसिबल है कर दे रही हूँ। तो क्रोमोसोम अलाइन होता है इक्वेटोरियल प्लेट में, सब असेंबल होता है यहाँ। क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर आर अटैच टू द काइनेटोकोर, काइनेटोकोर से अटैच्ड होता है, ये पॉइंट क्लियर। डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर एंड कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये हो गया आपका कंटिन्यू, और यहाँ पे ये जो ब्रेक है ना, देख रहे गैप है यहाँ पे, ये हो गया आपका यस डिसकंटिन्यू, वो प्रेजेंट रहता है। और देन है नेक्स्ट, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ न्यूक्लियर इन्वेलप marks the start of the second phase of mitosis is the chromosomal are spread through the cytoplasm of the cell। जो न्यूक्लियर का इन्वेलप होता है ना वो पूरी तरह से डिसअपियर होता है, ख़त्म हो जाता है, और जो आगे का सेकेंड फेज़ आने वाला होता है माइटोसिस का, उसके लिए वो मतलब रेडी होता है थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। क्लियर है ये पॉइंट? यस थी। ओके, लास्ट है, बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज completed and they can be observed clearly under the microscope. This is the stage at which morphology of chromosomes is most easily studied. At this stage, metaphase chromosome is made up of two sister chromatids which are held together by the centromere. अब मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि सेंट्रोमियर किसको बोलते हैं, काइनेटोकोर किसको बोलते हैं? सेंट्रोमियर जो मिडिल में रहता है, जो जिससे ये दोनों आर्म्स जो होता है क्रोमोसोम का अटैच रहता है, और काइनेटोकोर मिडिल में नहीं रहता है, ये उसके आर्म्स पे कहीं रहता है शायद। ये वाला पार्ट हो गया ना, ये जो थोड़ा सा टिल्टेड रहता है ना इस टाइप का, ये वाला पोर्शन, ये यहाँ से यहाँ थोड़ा सा है ना कर्व बना हुआ है ऐसे, ये तो ये हो गया। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर भी आप लोग एक बार अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि
कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा सा, बट अगर आप चीज़ों को करिएगा खुद से तो आप खुद ही आपको एक्सपीरियंस होगा, खुद ही सीखेगा और आपको फिर कॉम्प्लेक्स इतना नहीं लगेगा। कुछ भी ना करने पे तो कुछ नहीं होता, करने पे सब कुछ हो जाता है। तो आगे बढ़ें। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, कंडीशन कंप्लीटेड थे कैन बी, हाँ। तो काइनेटोकोर इसमें क्या है, ये जो स्टेज है ना मेटाफेज का, यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या होता है ना कि पूरी अच्छी तरह से बन जाता है कि इसमें ना इस मेटाफेज में माइटोसिस के मेटाफेज में हम लोग क्रोमोसोम्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। और यही एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे क्रोमोसोम्स को हम लोग पढ़ सकते हैं, मोर्फोलॉजिकली उसको देख सकते हैं, लैब में उसको मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हाँ अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो क्या क्रोमोसोम पे हमें कुछ फाइंड आउट करना है, कुछ तो कैसे करेंगे, अगर वो अपने प्रॉपर फेज में रहेगा तब ना, अगर थ्रेड लाइक ऐसे स्ट्रक्चर में रहेगा तो हम लोग कैसे उसको करेंगे। अब जैसे कोई फ्रूट्स होता है हमें खाना है, मैंगो तो खैर कच्चा भी सब खाते हैं, कोई और फ्रूट्स ले लीजिए जो कच्चा नहीं खाया जाता है, तो उसका क्या पकने का वेट करते हैं ना, पकता है तभी खाते हैं, कच्चे में नहीं खाते हैं। तो जस्ट वही हो गया कि ये क्रोमोसोम्स को जब ये पूरी तरह से बन जाएगा, मेटाफेज में ही होता है इसका पूरे अच्छी तरह से माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं कि ऐसा फेज है। और टू सिस्टर क्रोमेटिड्स किसको बोलते हैं, ये एक कहाँ गया, ये एक पहले से है, फिर इसी में एक और ऐसे हो गया, तो ये दोनों को हम लोग बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, एक इसका और एक इसका, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। और अगर यही सिंगल रहेगा तो सिर्फ क्रोमेटिड्स बोलेंगे इसको। और अगर ये दो हो गया तो सिस्टर हो गया, अगर एक बहन है तो सिर्फ बहन, दो बहन हो गई तो मतलब दो बहन हो गई आपस में तो हो गई। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट आप लोग को? यस दी। कहीं कोई कंफ्यूजन, समझ में आ रहा है सब कुछ अच्छे से? यस दी। यस दी। ओके, आज हम लोग मेटाफेज तक ही करेंगे, उसको इतना कवर कर लेते हैं क्योंकि एक ही दिन सारा करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एंड द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर। ये क्लियर है क्या, ये समझाने की ज़रूरत है? नो दी। यहाँ पे एक छोटा सा तो स्मॉल डिस्क बन ही जाएगा ना। ओके, नेक्स्ट है, दीज स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। ध्यान से सुनिएगा कि ये पॉइंट्स क्या कह रहा है। मेटाफेज के बारे में बात हो रहा है जहाँ पे ये अलाइन करता है, एक इक्वेटोरियल प्लेट पे आता है, ठीक है। सो दीज स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म्ड बाय द स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर कैसे बनता है, कोई बताएंगे? वो सेल ऑर्गेनल जो सेंट्रियोल से बनता है, ट्यूबुलिन से बनता है, G2 फेज में मैं बताई थी। ओ सॉरी, मैं कंफ्यूज हो रही थी नाम में। हाँ, नाम में कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूज होने वाला टॉपिक ही है, कोई बात नहीं, आप 2-3 बार पढ़िएगा तो फिर कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। So formed by the spindle fibers to the chromosomes that are moved into position at the center of the cell. Hence the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator, with one chromatid of each chromosome is connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole, and its sister chromatids connected by its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole. क्या कह रहा है ये, डायग्राम से समझते हैं? नहीं, इसे से समझना होगा। जैसे कि दो पोल से वो कह रहा है ना कि एक इस पोल से मतलब दोनों अपोजिट पोल पे जाते हैं, एक इस पोल पे जाएंगे और एक इस पोल पे जाएंगे। तो ये जो दो दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है ना दो के फॉर्म में, पेयर फॉर्म में, तो एक स्पिंडल फाइबर से ये जो अटैच है तो एक इसमें से इधर चला जाएगा और ये जो एक रहेगा तो ये एक इस पोल पे खिंचाव हो जाएगा दोनों का। आया समझ में? जो कि काइनेटोकोर से अटैच रहता है, तो स्पिंडल फाइबर एक इस पोल की तरफ चला जाएगा, वो आगे एनाफेज के केस में देखेंगे, और वो एक इस फेज में चला जाएगा, सॉरी इस पोल के तरफ आ जाएगा, दोनों अपोजिट पोल के तरफ चले जाएंगे, ठीक है।
यस दी। तो इसमें यही इसका पॉइंट्स का कंक्लूजन है कि एक पहले तो मेटाफेज में क्या होता है कि एक इक्वेटोरियल पे आया, सब असेंबल हुआ, कोई यहाँ था कोई यहाँ था, तो यहाँ आया, फिर यहाँ से होने के बाद फिर जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो रहेगा तो वो एक इस पोल की तरफ ले जाएगा, एक ये इस पोल की तरफ जाएगा और फिर ये वापस से एक इस पोल की तरफ जाएगा। ठीक है। द प्लेन ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज अ मेटाफेज प्लेट। जो प्लेन होता है, ये जो प्लेन होता है जहाँ पे अलाइनमेंट हो रहा है क्रोमोसोम्स का मेटाफेज में, उसको मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। अब इसका की फीचर क्या है मेटाफेज का, देख लेते हैं। फर्स्ट है स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। वो तो हम लोगों ने देख लिया, पहले डिस्कस कर लिया कि जो ये स्पिंडल फाइबर होते हैं वो काइनेटोकोर से, जो क्रोमोसोम्स का काइनेटोकोर होता है उससे अटैच्ड होते हैं। क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ द पोल्स। ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं कि ये वो अलाइन होता है यहाँ पे और फिर उसके बाद वो एक अपोजिट पोल में यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। सबसे पहले ट्रांजिशन टू मेटाफेज क्या हो रहा है देख रहे हैं, रैंडम है, यहाँ है यहाँ है यहाँ पे है, बट वो एक इक्वेटोरियल प्लेट पे आएगा जो क्रोमोसोम्स का काइनेटोकोर होगा, उससे स्पिंडल फाइबर कनेक्ट होगा और फिर वो अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो सपोज़ ये ऐसे है, दो के फॉर्म में है ऐसे, तो जो इस काइनेटोकोर से ये स्पिंडल फाइबर होगा तो ये ऐसे हो जाएगा और जब ये नेक्स्ट फेज़ में जाएगा तो ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं डिवाइड जब करते हैं तो। क्लियर है सबको? यस दी। ओके, तो और आज है क्या, कोई स्लाइड देख लेते हैं। इतना ही है। तो आप लोग को कुछ पूछना है इतने में, कहीं जो कुछ समझ नहीं आया, कोई पॉइंट्स कहीं पे भी एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ। यहाँ तक तो ये सबको क्लियर है, याद हो गया होगा सबको। यस दी। इस स्लाइड में कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई दिक्कत? नो दी। नो दी। सब कुछ क्लियर है। क्लासेस कैसा लग रहा है आप लोग को, मज़ा आ रहा है पढ़ने में? यस दी। यस दी। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, आप लोग से आज पूछूंगी मैं, अभी तक तो पूछी नहीं हूँ क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहती। तो क्या ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में आप लोग को कोई डिफरेंस लग रहा है जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं अभी? एक डिफरेंस तो ऑब्वियसली लगेगा ही कि जो वहाँ पे मतलब कि फ़िज़िकली जो अपीयरेंस होता है स्टूडेंट टीचर का वो नहीं है। तो ऑनलाइन है, टेक्नोलॉजी का है, तो वो भी आप लोग चाहें तो हो सकता है वीडियो ऑन करके, बट वो अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारा मेन फोकस है स्टडी का, तो वो कैसा लग रहा है आप लोग को? क्या आप लोग को ऐसा नहीं लगता है कि अगर फिज़िकली अपीयरेंस होता ऑफलाइन क्लास में तो और अच्छे से पढ़ पाते, या फिर ये ठीक है, यही ठीक है, पहले वाला ठीक नहीं था? दी यही ठीक है। यही ठीक है, घर पे कुछ कुछ करते रहो और पढ़ाई भी करते रहो, आने जाने से भी बच जाओ, राइट? हाँ, मेन यही दिक्कत है, आने जाने से, बस आने जाने का जो झंझट होता है ना, अच्छा। वो खत्म। अपने घर पे बैठे बैठे सब कुछ हो गया। ओके। और अब तो खुलने वाला है। हाँ, जो नया गाइडलाइन आया है तो उसमें तो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगे और 11-12 का जो है वो भी 50% के साथ सब कुछ अब रेगुलेट होने वाला है। देखिए क्या खुल होता रहा है। है। अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ओके, तो आप लोग को ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ छूट रहा है यहाँ पे? हम लोग जो पढ़े हैं इसमें से जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने समराइज़ किया था या शुरू से कुछ कुछ पढ़ते आ रहे हैं, तो छूट गया कुछ? नो दी। जी नॉट कौन पढ़ेगा? नो दी, जी नॉट नहीं पढ़ना यही है। वही तो मैं देख रही थी, आप लोग नोटिस करते हैं कि नहीं? एनीवे, छोटा सा है, जी नॉट में कुछ नहीं होता है। जी नॉट में उसमें तो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, बट वो क्या करते हैं ना, वो डिवाइड नहीं करते हैं। कहाँ गया वो डायग्राम? ये जो जी नॉट है ना, इसमें वो इनएक्टिव भी कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिवीज़न, कि अगर ये एक्टिव नहीं हो रहा है, सॉरी डिवाइड नहीं कर रहा है, तो आप इन टर्म्स ऑफ डिवीज़न इसे इनएक्टिव भी बोल सकते हैं।
तो इनएक्टिव इन टर्म्स ऑफ डिवीज़न, लेकिन ये एक्टिव रहता है क्योंकि इसमें मेटाबॉलिकली एक्टिविटीज़ जो होते रहते हैं, ग्रोथ व्रोथ सब कुछ होता है, बस डिवाइड नहीं करता है। और ये जो है वो इसमें का जो रहता है सेल, वो डिवीज़न के लिए इधर आगे सेल साइकिल में प्रोसीड नहीं करता है, एंटर नहीं करता है उसमें। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और होता है कि प्लांट के केस में क्या होता है ना कि वो एक्टिव तो रहता ही है और वो डिफ्रेंशिएट भी करता है। ये होता है प्लांट के केस में कि जो मेजर डिफरेंस है यहाँ पे क्या हो रहा है एनिमल के केस में कि ये इनएक्टिव है, डिवाइड नहीं कर रहा है, एक्टिव है मेटाबॉलिकली, सारा कुछ एक्टिविटीज़ होगा इसमें लेकिन ये डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन प्लांट के केस में भी वहाँ पे क्या होता है, वो डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं। यहाँ पे तो स्पेशलाइज्ड सेल हो गई, जी नॉट में चला गया कि वो डिवाइड नहीं करेगा, बट वहाँ पे डिवाइड हो जाता है। बस यही है, इसका कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा मुझे मिलेगा तो मैं आप लोग को भेज दूँगी ग्रुप में। और यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि 36 ATP लगता है एक क्रोमोसोम्स के लिए ना, 30 लगता है यहाँ पे, 30 ATP फॉर 1 क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र करने के लिए। सारा जो एक्टिविटी होता है किसी के सिग्नल मिलने से ही होता है। अगर कुछ यहाँ से वहाँ कैरी हो रहा है तो उसको ATP चाहिए ही चाहिए होता है। सेल्स में कुछ काम करना है उसको, तो बिना ATP का तो वो काम करेगा नहीं। तो ये था हमारा आज का क्लास। तो हमने क्या पढ़ा, प्रोफेज पढ़ा और मेटाफेज पढ़ा, और अगली क्लास में एना और टेलो करके एंड करेंगे, और साइटोकाइनेसिस की कैसे जो फाइनल स्टेज है उसमें वो देखेंगे। ठीक है ना, क्लियर है सबको? क्लासेस खत्म हो जाएंगी दी आपकी? नहीं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी, न्यू टॉपिक। क्लासेस तो जब तक नोटिफिकेशन कुछ नहीं आता है तो वो कैसे अपने से कुछ नहीं कर सकते ना। चलिए तो फिर 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 2 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे। ये हमने नहीं बताया क्योंकि ये मैं सोची थी कि होमवर्क दूंगी, तो आप चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं और लेके आएंगे, लेकिन ये वाला तो आपको यही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आप अभी करके दिखाएंगे। मेटाफेज। और कोई? मेटाफेज मेरा भी मेटाफेज। ओके, और हर्षिता बताएंगी कि आंसर सही है या गलत है। हर्षिता? हमको उतने अच्छे से नहीं मालूम है, पर जैसे क्रोमोसोम्स बोलती थी कि वहाँ पे ही हम लोग काउंट कर सकते हैं। ओके ऐसे जो इधर G1 G2 फेज में आता है तो वहाँ पे फिर डॉटेड वो दिखता है अंदर में। तो ओके हाँ, अभी तो हमने बताया भी कि क्रोमोसोम्स को हम लोग ईजिली स्टडी कर सकते हैं मेटाफेज में ही। तो आप सभी का सही आंसर है। और माइटोसिस पॉइंट किन्होंने किया था, जो वर्ड है किन्होंने दिया था, तो ये आप लोग करके आइए। वॉल्टर फ्लेमिंग। क्या गूगल कर लिया फटाक से, है ना? हाथ में तो फ़ोन है, चलो जल्दी से गूगल करके बता देते। कोई बात नहीं। मैं छोटा छोटा क्वेश्चन इसलिए देती हूँ ताकि आप लोग के पास अगर बुक्स है, PDF है, तो आप लोग उसके थ्रू मतलब उसको भी एक बार गो थ्रू करेंगे ना, तो आपका और भी कंसेप्ट क्लियर होगा। या कहीं कोई टॉपिक छूट गया है इसमें तो आप लोग वो भी देख के मुझे बता सकते हैं कि हाँ दी मुझे ये भी टॉपिक पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो मैं उसको भी डील कर दूँगी। अब होता नहीं कि जैसे एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको भी लॉ पढ़ लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, तो कंसेप्ट एक साथ ही क्लियर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और बाकी आप लोग आगे पढ़ के आइएगा और इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। और तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रखने का कोशिश नहीं की, क्योंकि फिर आप लोग को ही दिक्कत होने लगता है। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। और कोई क्वेश्चन है आप लोग को? नो क्वेश्चंस थी। ओके, निशा कहाँ रहती है? निशा का कोई क्वेश्चन कोई आंसर नहीं होता है। निशा है क्लास में? अच्छा, निशा कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कि बस हाँ हाँ करती जा रही हैं? समझ में आ रहा है दी, वही है कि बाद में फिर इसको पढ़ेंगे नहीं तो भूल जाएंगे तुरंत। हाँ, एक चीज़ तो है कि बाद में अगर चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करिएगा, जैसे मैथ्स के साथ क्या होता है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में रहता है उतना जल्दी और ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं, बट जब प्रैक्टिस में नहीं रहता है तो छूट जाता है।
और पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है कि आप जितना रिवीजन करिएगा, रिवाइज करिएगा, रिकॉल करिएगा, उतना ही आपका वो स्ट्रांग रहेगा। वो होता है ना कोई कोई चीज़ की किसी किसी टॉपिक में वो बंदा ज़्यादा पढ़ने में तेज है, तो कैसे है वो, ऐसा कुछ नहीं होता है कि उस टॉपिक में ज़्यादा तेज़ होता है पढ़ने में। उस टॉपिक को आप भी 10 बार करिए, आपसे भी हो जाएगा। और कोशिश करिए कि जो भी चीज़ होता है, मतलब सिर्फ मेरा ही क्लास नहीं, किसी का भी क्लास, कॉलेज का या किसी का भी, तो उसको सीधे डायरेक्ट माइंड में सेट करने की कोशिश करिए। ये नहीं कि नोट डाउन कर लिया, हो गया, चलो ना बाद में पढ़ लेंगे, तो वो रखा का रखा रह जाता है। हम सभी इससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं कि जो चीज़ रखा रहता है वो हम लोग नोट डाउन करके रख लेते हैं, एग्ज़ाम में ही खुलता है या तो फिर अगर ज़रूरत पड़ता है तब खुलता है। तो चीज़ों को जितना हो सके समझने की कोशिश करिए। अगर रटिएगा तो फिर भूल जाइएगा, तो जितना हो सके आप लोग समझने का ही कोशिश करिए। हम तो यही कहेंगे आप लोग को, चाहे किसी भी कोई भी टॉपिक हो, सिर्फ मेरा ही नहीं, किसी भी टीचर का हो, किसी भी कॉलेज स्कूल में हो, कहीं भी आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, तो वहाँ का कोई भी टॉपिक हो, हाँ सबको अपना अपना होमवर्क टाइम से पूरा करना है। हम देख रहे हैं कि कोई एक ही बच्चा है जो टाइम से अपना होमवर्क सबमिट कर देता है, ग्रुप में डाल देता है, और बाकी नहीं है। मतलब वो कर रहे हैं तो नहीं हम भी करते हैं। एटलीस्ट उनसे मोटिवेट होइए कि नहीं वो कर रहा है तो हम उससे भी अच्छा करें। थोड़ा सा कंपटीशन का वो करिए, आजकल कंपटीशन देख रहे हैं कितना ज़्यादा है। मैं बस इसी क्लास में पंचुअल हूँ दी। अच्छा। नहीं नहीं, सारे के क्लास में आप लोग को पंक्चुअल होना चाहिए ना, क्योंकि सारे और मेरा टीचर। सारा क्लास के अकॉर्डिंग यही क्लास सबसे प्रोडक्टिव क्लास है, अच्छा जिसमें मैं मतलब इंटरेक्ट कर रही हूँ, बाकी में मैं बस सुनती हूँ। अच्छा। थैंक यू तो अंजलि, कोशिश हम लोगों को करिए। इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए। अच्छा, हम लोग को भी अच्छा लगता है कि आप लोग इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और मैम को भी इनफैक्ट उनको भी अच्छा लगता है कि नहीं उनके स्टूडेंट इतना अच्छा कर रहे हैं। तो अब बिल्कुल बिल्कुल ये लर्निंग का प्रोसेस ही ऐसा होता है, सीखने सिखाने का। अगर आप लोग यहाँ पे ये ईगोस्टिक ले आएंगे ना कि अरे वो सीनियर है मेरे से, वो जूनियर है, तो आप लोग कभी नहीं सीख पाएंगे। ये चीज़ तो बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि हाँ वो मेरे से सीनियर है, वो जूनियर है, तो उसको क्या आएगा, 1 साल का तो डिफरेंस है या कुछ नहीं। ऑब्वियसली अगर यहाँ है तो आपसे कुछ 1% ही ज़्यादा जानता है, लेकिन जानता है। तो ईगो वाली चीज़ मन में नहीं आनी चाहिए, वो सब फीलिंग्स की मतलब हम नहीं उनसे क्यों सीखें, क्या वो मेरे लिए सही है नहीं है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर वो चीज़ मन में रहेगा तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। हाँ। और एक चीज है कि यहाँ पे मतलब कम पार्टिसिपेंट्स है ना, तो इंटरेक्शन करना आसान है। बोलने का बहुत ज्यादा मौका। जब होते हैं तो हाँ बोलने का मौका मिलता है। नहीं, अगर आपको कुछ सीखना है ना तो सबसे पहले आपको सुनना होगा, क्योंकि आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। फिर आपके माइंड में अगर आप सपोज़ कि आप कुछ डाउट लेकर आए, आपके मन में कोई डाउट है कि हाँ हमको आज ये डाउट टीचर से क्लियर करना ही करना है, लेकिन आप बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे, आगे का सामने का आदमी क्या बोल रहा है आप सुन ही नहीं रहे, तो आपका डाउट कैसे क्लियर होगा। और ऐसा भी होता है कि जब कोई स्टूडेंट डाउट पूछता है तो कुछ स्टूडेंट रिप्लाई करते हैं टीचर के जगह हाँ, पहले ही। और हो सकता है कि जो डाउट आप लेकर के आए हैं वो किसी और XYZ स्टूडेंट्स का भी हो, तो अगर आप पूछेंगे तो XY स्टूडेंट का भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो डाउट पूछना मतलब ऐसा नहीं, शेम फील नहीं करना चाहिए कि अरे हम पूछ रहे हैं तो वो क्या सोचेगा कि अरे इसको कुछ नहीं आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फिर तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, एंड करते हैं। मैम शायद नहीं सुन पा रही हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एनाफेस करेंगे, टेलोफेस करेंगे, और जो लास्ट पार्ट है वो देख लेंगे उसमें भी कि क्या होता है, कैसे डिवाइड होता है सेल। तो ठीक है ना फिर। यस यस दी।